हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे 2 और 3 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सेशन बैंकिंग, एसएससी, रेलवे तीनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ द न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो की जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको हमारा जो करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, जिसमें डेली, वीकली, मंथली सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस है? तो आपको बताना है कि विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशंस। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या है। और पीडीएफ्स आपको सारी करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 का जो थीम है वो क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका थीम है शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो दिवस है वो हर एक साल 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये डे कब मनाया जाएगा और इसका थीम इस बार का क्या रखा है। तो 2026 की जो थीम है वो है शेपिंग अ फ्यूचर एट अ पीस रखी गई है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है ना, इसमें भारत की अगर आप रैंक की बात करेंगे तो 180 देशों में भारत की जो पोजीशन है वो 157th है। 157 नंबर की पोजीशन जो है वो भारत की है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में। तो अगर हम बात करें ये जो पोजीशन की, तो ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ही वेरी सीरियस कंडीशंस की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। अब आप देखिएगा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि 2026 की जो ग्लोबल हॉस्ट है वो है जाम्बिया का लुसाका। तो जाम्बिया में जो लुसाका जो है वो इस बार हॉस्ट करा है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को 4 से 5 जो मई है उस दौरान। तो अगर आपसे पूछ लिया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो ग्लोबल जो कॉन्फ्रेंस है वो कब बनाई जाएगी, तो 4 मई से 5 मई, और कहाँ पर? लुसाका, जाम्बिया में। यहाँ पर जो प्राइज़ मनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 25,000 रुपये की जो प्राइज़ मनी है वो यहाँ पर रखी जाती है। और आप ये देख लीजिएगा कि जो यूनेस्को है इस बार उन्होंने जो सूडानीज जर्नलिस्ट हैं, सूडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट है, उनको यहाँ पर नॉमिनेट किया है। तो उनको ये प्राइज़ मनी इस बार 2026 के तौर पर मिलने वाली है। ठीक है, और ये रीज़न क्या है ये हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है क्योंकि जो 500 मोर देन वायलेशंस थे अगेंस्ट द प्रेस फ्रीडम वो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये पीडीएफ में सारा कंटेंट आपको एज इट इज़ काफ़ी वेल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा मैंने यहाँ पर दे रखा है। भूटान की अगर आप 2026 की रैंक देखेंगे 150 है, भारत से काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान की 153 है, इंडिया की 157 है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2025 में 151 थी, अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व टूना दिवस को आधिकारिक मान्यता यहाँ पर दी जाती है? तो जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उन्होंने दिसंबर 2016 में ऑफिशियल तौर पर यह कहा था कि हम 2 मई को जो है वर्ल्ड टूना डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो ये 2016 में इसको जो है रेगुलेट किया गया था, 2016 में इसको मान्यता यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाता है। देखिएगा हर एक चीज़ ज़रूरी भी है। और अगर मैं बात करूं कि जो वर्ल्ड टूना डे है ये 2017 से मनाना स्टार्ट हुआ। 2016 दिसंबर में इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली इस रेजुलेशन को पास कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब पास हुआ और हम इस बार क्यों इतना ज़्यादा खास है, क्योंकि बेसिकली 2026 में आप देखेंगे कि जो 10 साल इसके पूरे यहाँ पर हुए हैं। तो ये जो 10th एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट हो रही है ना, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में यहाँ पर आया है, जिसके बारे में बात करनी जरूरी भी है। तो जो 2026 का जो माइलस्टोन है वो 10th एनिवर्सरी है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजुलेशन की। और आप ये देख लीजिएगा कि ये 2 मई को ये स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द न्यू कंप्लायंस डेडलाइन एक्सटेंडेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी फॉर रिंग फेंसिंग नॉर्म्स फॉर डिवेंचर ट्रस्टीज। डीटीज के लिए अभी जो सेबी है उन्होंने हाल ही में जो डिवेंचर ट्रस्टी होते हैं इनके लिए रिंग फेंसिंग के जो रूल्स हैं इसकी जो सीमा है उसको आगे बढ़ाकर क्या कर दिया है। तो अब जो नई डेडलाइन है वो 27 अक्टूबर 2026 यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, अब देखो ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार जो बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्वेश्चंस हैं वो आपसे
पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में ये वाला जो डेटाबेस क्वेश्चंस हैं ये पूछा जाता है कि डेडलाइन कितनी बढ़ा दी गई है, किस जगह पर कितनी रैंक है, तो वो सब चीज़ों के हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट वैल्यू क्रिएट करेगा। अब सेबी ने यहाँ पर 6 मंथ का जो एक्सटेंशन दिया है डिवेंचर ट्रस्टीज़ के लिए, ताकि वो सेपरेट कर पाएँ सेबी रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ फ्रॉम नॉन रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ से, ठीक है। अब डिवेंचर ट्रस्टीज़ होते क्या हैं? डिवेंचर ट्रस्टीज़ होते हैं वो लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। हु बाय द कंपनी बॉन्ड्स, जो डिवेंचर्स को बाय करते हैं, देयर जॉब इज़ टू इंश्योर द कंपनी पे बैक द मनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पर। हाउएवर मैनी डिटीज ऑल्सो डू अदर बिजनेसेस लाइक एडवाइजरी और द लोन सिंडिकेशन, तो इसका काम भी ये यहाँ पर करते हैं। अच्छा, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्होंने इंट्रोड्यूस जो किया रिंग फेंसिंग नवंबर 2025 में, तो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को भी बोलते हैं क्या? चाइनीज़ वॉल। तो चाइनीज़ वॉल के तौर पर इस कंसेप्ट को जाना जाता है। तो ये आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा सकता है। इसकी जो डेडलाइन बढ़ाई है वो, और पर्पस क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको यहाँ पर रोकना, और आपसे सेबी के अगर चीफ पूछ ले जाएं तो वो भी पूछा सकते हैं। स्टैटिक जीके का पार्ट है। ये सारा डेटा हमने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर रखा है कि सेबी का जो फॉर्मेशन कब हुआ, स्टैच्यूटरी स्टेटस को 1992 में दिया गया, और हेडक्वार्टर जो है वो इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरपर्सन है मधवी पुरी वेंच, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पीक पार्टनर्स फुल्ली एग्जिट्स मोबिक वाया 130 करोड़ ब्लॉक डील, तो ये आपसे पूछा जा सकता है किसके साथ ये हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो दे सोल्ड एंटायर 7.7% जो एंटायर डील है, तो इसको इन्होंने सोल्ड कर दिया इन द ओपन मार्केट बाया ब्लॉक डील। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन सा जो पार्टनर फुल्ली एग्जिट हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने 130 करोड़ ब्लॉक डील के साथ ये फुल्ली एग्जिट यहाँ पर हुए हैं। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। सब बैंकिंग का जो है थोड़ा प्रीवियस जो रिकॉर्ड है या फिर प्रीवियस जो लिंक न्यूज़ है वो भी आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस जिले में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जो ये प्रोजेक्ट है इसका अभी उद्घाटन किया है। तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई जिला। तो ये 594 किलोमीटर जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसका अभी उद्घाटन हुआ है, और ये मेरठ से लेकर प्रयाग तक जो है 12 जिलों को यहाँ पर जोड़ने वाला है। तो इसका इनॉग्रेशन पॉइंट पूछा जा सकता है, तो इनॉग्रेशन पॉइंट होगा आपका हरदोई। अब राइट, हमसे अगर डिस्टेंस पूछ लिया तो 594 है, और कितने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं, तो 12 मेजर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं, ठीक है। और इट इज़ एन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने जो हाई स्पीड है वो भी मेंटेन कर रखी है 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी पूछा सकता है कि कितनी यहाँ पर स्पीड है, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि यहाँ पर एक 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप है जो सुल्तानपुर में बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर, ताकि एयरफोर्स के जो जेट हैं उनकी इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर हो सके, और इससे जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी है इसको भी मजबूती यहाँ पर मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 36,230 करोड़ रुपीज़ है, और जो 12 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कवर होते हैं तो मेरठ से हापुड़, फिर बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एंड प्रयागराज में जाकर ये एग्जिट हो जाता है। तो 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है, जो उन्हें BWF परिषद में पूर्ण मतदान सदस्य भी बनाता है। हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन, मेकिंग देम फुल वोटिंग मेंबर ऑफ द BWF काउंसिल। तो ये PV सिंधु, इनको जो है इसमें शामिल किया गया है। अगर हम 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु जी की बात करें तो इनको यहाँ पर जगह दी गई है चेयर ऑफ द BWF एथलीट्स कमीशन में। 2026 से 29 तक का इनका यहाँ पर जो है टेन्योर टर्म यहाँ पर रहेगा, और ये 2 बार की ओलंपिक विजेता हैं। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि किसको यहाँ पर मिला है और पहले किस तरीके का कारनामा इन्होंने किया है। जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है BWF, ये गवर्न बाय अ काउंसिल विच मेक्स स्ट्रेटजिक डिसीजंस अबाउट द स्पोर्ट्स रूल्स, टूर्नामेंट्स एंड वेलफेयर। अब देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हम बात करेंगे एक्टिव एथलीट्स रिप्रेजेंटेशन की।
It is rare for the active athlete. Sindhu is still competing at the highest level to hold such a powerful administrative post. This ensures that current players' problems like scheduling, stress, or tournament regulations are heard directly by the decision makers. Integrity ambassador का रोल है, ये भी है. सिंधु हैज़ बीन अ BWF इंटीग्रिटी एम्बेसडर सिंस 2020 से हैं ये. तो इनका जो फोकस है IM बैडमिंटन जो कैंपेन है उसके लिए भी इनका एक बड़ा नाम यहाँ पर आता है. इनका अगर टेन्योर आपसे पूछा है तो अप्रैल 2026 लीड से ये स्टार्ट होने वाला है राइट नाउ, ठीक है. और जो टर्म ड्यूरेशन है वो 2026 से 2029 यहाँ पर रहेगी. तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में. और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, जो प्रीवियस चेयर थे ग्रेसिया पोली इंडोनेशिया के, उनको यहाँ पर रिप्लेस किया है. तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे. और अगर हम BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो 1934 में इसको जो है ओरिजिनली स्टेटस दिया गया था और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है. और करंट प्रेसिडेंट जो है वो हैं इसके क्वाइनिंग पटामा, ठीक है. तो ये पूछ लिया जाएगा आपसे. और कितने टोटल मेंबर नेशंस होते हैं, 202. तो स्टैटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा. और अगर हम PV सिंधु के अचीवमेंट्स की बात करें तो सिल्वर मेडल इनको 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स थे उसमें मिला था. फिर 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इनको ब्रॉन्ज मिला. और ये वर्ल्ड चैंपियन इनको गोल्ड मिला था 2019 का जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप था बेसेल उसमें. और हॉस्ट सिटीज़ फॉर 2026 में अगर हम बात करें तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 ये चाइना में है, ठीक है. और थॉमस एंड ओवर कप ये जो है डेनमार्क में. अगर हम रूल एक चेंज की बात करें तो ये 2027 का बहुत इंपॉर्टेंट है. BWF ने अभी ऑफिशियली अडॉप्ट किया है अ चेंज इन स्कोरिंग सिस्टम में. तो अगर आपसे पूछा है कि जो रूल चेंज है तो इसको अभी BWF ने अडॉप्ट किया है. और ये जो है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2027 शिफ्टिंग टूवर्ड्स 5x11 फॉर्मेट में. तो ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा. आपसे पूछा जा सकता है इस रूल चेंज के बारे में. ये जो है स्कोरिंग सिस्टम में यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है. हाल ही में HSBC द्वारा ग्लोबल इंडिया प्राइवेट बैंकिंग इकाई का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द HSBC टू लीड इंडियाज एज अ ग्लोबल इंडिया प्राइवेट बैंकिंग यूनिट, ठीक है. तो अगर हम ग्लोबल इंडिया प्राइवेट बैंकिंग इकाई की बात करें तो HSBC ने गौतम आनंद इनको जो है यहाँ पर नियुक्त किया है. इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं. HSBC ने जब ये एक वेटरन बैंकर है, बहुत ही फेमस बैंकर हैं गौतम आनंद, और इनको ग्लोबल इंडिया प्राइवेट बैंकिंग डिवीज़न में हेड के रूप में इनको बनाया है. और इनका जो इफेक्टिव अपॉइंटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है 24 अप्रैल से. तो ये बैंकिंग सेक्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. और अगर हम ग्लोबल इंडिया कंसेप्ट की बात करें तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एफ्लुएंट डायस्पोराज इन द वर्ल्ड. अगर आप देखोगे कि भारतीयों की बात करोगे तो वो विदेशों में काफ़ी बड़ी संख्या में है. मैनी इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स लिविंग इन दुबई, लंदन, सिंगापुर. तो इनके पास एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है. और ये जो है आपसे पूछा भी जा सकता है, अच्छा डायस्पोरा का मतलब क्या होता है. अगर मैं बात करूं कि जो भारत के लोग जब वो किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर रहते हैं ना तो हम इस एक टर्म यूज़ करते हैं इंडियन डायस्पोरा, ठीक है. तो ये यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है. अच्छा ये जो अपॉइंटमेंट है ये फॉलो करेगा बैंक का 2023 रीलॉन्च ऑफ इट्स प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया. तो गौतम आनंद का जो अपॉइंटमेंट है इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है. तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा. और अगर हम बात करें गौतम आनंद की तो ये रिपोर्ट करेंगे टॉमी ल्यूंग को. ये हेड हैं प्राइवेट बैंक साउथ एशिया के. एंड अलादीन हंगरी तो ये हेड है प्राइवेट बैंक मिडिल ईस्ट इन नॉर्थ अफ्रीका के, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट जो डिग्निटरीज हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको डेटा नोट करना पड़ेगा. इस न्यूज़ में बहुत डीप कंटेक्स्ट है. अगर हम इनके एक्सपीरियंस से लेकर इनके रोल तक की बात करें उन चीज़ों को हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि किसको इन्होंने रिप्लेस किया है. HSBC की अगर बात की जाए तो कब ये बैंक बनाई गई, 1865, काफ़ी पुराना जो है नाम है. और लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है. और अगर भारत में प्रेजेंस की बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया, लगभग 160 सालों से जो है ये भारत में भी ऑपरेट जो है कर रही है, ठीक है. हाल ही में किस भारतीय फार्मा कंपनी ने कनाडा में सेमाग्लूटाइड जो ओज़ोमिक का जेनरिक है इसको बेचने के लिए नोटिस ऑफ कंप्लायंस NOC प्राप्त करने वाली पहली कंपनी यहाँ पर बनकर आई है. तो जो डॉक्टर रेड्डीज़ है ना इनका नाम यहाँ पर आया हुआ है. डॉक्टर रेड्डीज़ को जो है वो इसमें जगह यहाँ पर दी गई है, ठीक है. अब दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है. देखो
ये न्यूज़ की अगर हम बात करें तो पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी दवाई का नाम है, ठीक है। तो डॉक्टर रेड्डी ने एक लैंडमार्क G7 विक्ट्री यहाँ पर की है। पहली जो जेनरिक ओजेम्पिक जो सीमाग्लोटाइड है इसका अप्रूवल मिला है। और ये अप्रूवल कहाँ से मिलता है? ये अप्रूवल मिला है इनको हेल्थ कनाडा से, ठीक है। जो कनाडा का हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ से ये चीज़ मिला हुआ है। और ये एक रिवोल्यूशनाइज ट्रीटमेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और जो नोवो नॉर्डिस्क है ये डेनिश मैन्युफैक्चरर हैं इसके, तो ये भी पूछा सकता है कौन इसके मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पर। और कनाडा में जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो टिपिकली 45% टू 90% चीपर हैं देन ब्रांडेड वर्जन्स, ठीक है। तो इससे विद ओवर 3.9 मिलियन कैनेडियंस जो कैनेडियंस हैं वो डायबिटीज़ वहाँ पर एक मेजर इशू है मैं कहूँगा। इस वजह से वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी सस्ती हैं अगर आप जेनरिक ड्रग्स की बात करोगे। और इस अप्रूवल से जो मैसिव रिलीफ मिलेगा जो हेल्थ केयर सिस्टम है और जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मेजर इशू क्या होता है कि अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अपना ले रहा है तो हॉस्पिटल गया तो इंश्योरेंस कंपनी जिससे ले रखा है उसका बिल भी पैरेलल स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये जेनरिक का जितना यूज़ होगा वहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स है इनको काफ़ी यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। अगर हम डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ की बात करें तो 1984 हैदराबाद में इसको बनाया गया था। इसका मेजर फोकस है कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, बायोसिमिलर्स एंड API मैन्युफैक्चरिंग पर। और अगर हम G7 कंट्रीज़ की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA, तो ये सब जो है आपकी इसमें आते हैं, ठीक है। और अगर आप हेल्थ कनाडा की बात करोगे तो इन्हीं का ही टाई अप बेसिकली हुआ है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ के बाद में, ओके। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि किसने इसको बनाया था। 1984 में जो कलाम अंजी रेड्डी थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। और अगर आप देखोगे कि इसका जो की पोर्टफोलियो है तो उसमें लगभग 200 जेनरिक्स, 60+ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर शामिल हैं। और अगर ग्लोबल रीच की बात करें तो USA, इंडिया और रशिया और यूरोप में इसका बड़ा ऑपरेशंस मैनेज हो रहा है। हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के तौर पर बांग्लादेश में नियुक्ति की गई है। हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू द बांग्लादेश। तो इनका नाम है दिनेश त्रिवेदी। तो दिनेश त्रिवेदी को अभी हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश बनाया गया है। अगर हम इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये अप्रैल 27 से संभालेंगे अपना सब कुछ। और जो इनकी अगर आप डिजिग्नेशन की बात करेंगे तो ये 75 ईयर ओल्ड वेटरन पॉलिटिशियन है और इन्होंने रिप्लेस किया है प्रणय मिश्रा को। तो ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज 1994 बैच के थे, इनकी जगह जो है अब दिनेश त्रिवेदी को जगह यहाँ पर दी गई है। और अगर हम त्रिवेदी जी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो दिनेश त्रिवेदी सर्व्ड एज अ यूनियन रेलवे मिनिस्टर 2011-12 एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हेल्थ 2009-11 अंडर द UPA गवर्नमेंट थे। अवार्ड्स की बात करेंगे तो इनको आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड 2016-17 भी दिया गया। काफ़ी अच्छा ये पिछले टाइम से काम कर भी रहे हैं। और अगर हम बात करें ये 2-3 जो डेजिग्नेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके यहाँ पर। तो बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी हैं, इनको अपॉइंटेड एनवॉय हैं। और यूरोपियन यूनियन एंड बेल्जियम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रणय वर्मा है। और यूनाइटेड किंगडम में विक्रम दोरायस्वामी है, ठीक है। तो ये IFS है और ये यहाँ पर पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में मुंबई में लॉन्च किए गए भारत टैक्सी जो एप्लीकेशन है, इसका आपसे पूछा गया कि प्राइमरी बिजनेस मॉडल क्या है। व्हाट इज़ द प्राइमरी बिजनेस मॉडल ऑफ द भारत टैक्सी एप्लीकेशन, जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। तो ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका जो है कोऑपरेटिव ड्राइवर ऑन्ड मॉडल है। अब अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करें तो गवर्नमेंट ने अभी भारत टैक्सी को मुंबई में लॉन्च किया। ये कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन टू डिस्टर्ब द ओला उबेर की जो मोनोपोली है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक तरीके से हम एक अपना खुद मॉडल लेकर आए, तो इसको भारत टैक्सी के रूप में इन्होंने चलाया है। और इसमें जो है 0 कमीशन एंड ड्राइवर ऑनरशिप है, मतलब कि सब कुछ जो है अगर 1000 रुपये की ड्राइव हो रही है तो वहाँ पर अगर ओला और उबेर जो है वो 30-30, 35% कमीशन लेते थे। तो ड्राइवर को कई बार तो आप देखो ना 1000 रुपये की राइड में कि 450-500 रुपये मिल गए, कंपनी को 450-500 ड्राइवर को मिल रहे हैं। तो वो इन सब चीज़ों के कारण जो है काफ़ी हैसल जो है मेंटेन हो रहा था उनके साथ में यहाँ पर। तो अब जब भारत टैक्सी को लॉन्च किया गया तो इसमें 100% ड्राइवर की ऑनरशिप यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैनेज किया जा रहा है सैंकर टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। एक प्लेटफॉर्म है जिसको प्रमोट किया गया है। बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, इफ़को, अमूल, नाबार्ड और NCDC, ये लोग मिलकर जो है इस प्राइवेट कोऑपरेटिव लिमिटेड को जो है मैनेज कर रहे हैं,
प्रमोट कर रहे हैं फर्दर। और हर एक ड्राइवर को बोला जाएगा सारथी। तो ये भी काफ़ी टर्म इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि जो कैब ड्राइवर में सारथी टर्म वो किसके लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कैब्स में ड्राइवर के लिए ये टर्म यहाँ पर यूज़ होती है, ओके। और ट्रेडिशनल जो एग्रीगेटर्स हैं, मैंने बताया ना 20-30 इससे भी ज़्यादा होता है कई बार, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो मुंबई में ये लॉन्च हुआ है स्पेसिफिकली टारगेट किया जाएगा जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज हैं और इलेक्ट्रिक जो काली पीली कैब्स हैं, ये लोअर इंटरेस्ट पर इनको मुद्रा के तहत पर लोन दिया जा रहा है 9.5%, ताकि अपने व्हीकल्स को अपग्रेड करें और अच्छे व्हीकल्स लेकर आएँ ताकि वो इस टैक्सी सर्विस से यहाँ पर जुड़ जाएँ, ठीक है। और 5 लाख तक का जो फ्री इंश्योरेंस कवर है और मुद्रा लोन जो है वो यहाँ पर जो है कंसिडर करेगा, ठीक है। अगर हम संकर टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन ईयर जून 6, 2025 है और इसको एक तरीके से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत बनाया गया। और इसके चीफ प्रोमोटर्स में मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेशन, अगर हम बात करें यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, इनका नाम यहाँ पर है। और ये प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग जो बिजनेसेस हैं लाइक NCDC, इफ़को, अमूल, तो ये सब मिलकर जो है इसको प्रमोट यहाँ पर कर रहे हैं। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि फेयर अल्टरनेटिव, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ के यूनियन होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जो अमित शाह जी, उन्होंने इसको प्रमोट भी किया, तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा यहाँ पर रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता से छूट प्राप्त करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC की अधिकतम संपत्ति का आकार, एसेट साइज कितना होना चाहिए। तो कहा गया अकॉर्डिंग टू द रिसेंट RBI गाइडलाइंस व्हाट इज द मैक्सिमम एसेट साइज एंड NBFC कैन हैव टू बी एलिजिबल फॉर द एग्जाम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये होना चाहिए 1000 करोड़ का, ठीक है। तो ये जो अभी RBI का जो NBFC फ्रेमवर्क है, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था और आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये रेगुलेटरी शिफ्ट है वो कितना है। तो हिस्टोरिकली एनी कंपनी मीटिंग द 50-50 टेस्ट, 50% एसेट एंड 50% इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैड टू रजिस्टर एज द NBFC। RBI ने मूव कर दिया टुवर्ड्स द प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन मॉडल वेयर द स्मॉलर लो रिस्क एंटिटीज आर गिवन रिलीफ टू फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। इनका टाइप 1 का एवोल्यूशन है और डिफाइनिंग द सिस्टमेटिक सिग्निफिकेंस है। तो इसमें इन्होंने फिक्स कर रखा है 1000 करोड़। तो इसको बुलाया एज अ लक्ष्मण रेखा, ठीक है। एनी एंटिटी अबव द साइज इज कंसिडर्ड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, मीन्स इट्स फेलियर कुड इम्पैक्ट द वाइडर फाइनेंशियल सिस्टम, दस रिक्वायरिंग मैंडेटरी RBI ओवरसाइट, ठीक है। इफेक्टिव डेट यहाँ पर रखी गई है जुलाई 1, 2026 और एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड की अगर हम बात करें तो ये लेस देन 1000 करोड़ है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में जो है यहाँ पर इन्होंने अपने फिगर्स मेंशन कर रखे हैं। तो इस आर्टिकल में जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको बिल्कुल स्किप मत करेगा, क्योंकि ये बैंकिंग एंड फाइनेंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। RBI की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के की सेक्शंस की अगर हम थोड़ा सा देख लें तो मार्के मेक्स इट्स मैंडेटरी फॉर द NBFC टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन COR एंड मेंटेन अ मिनिमम नेट अर्न्ड फंड NOF, जो कि 10 करोड़ है नए के लिए, ठीक है। और 50-50 टेस्ट प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, तो अ कंपनी इज एन NBFC, ये कंपनी जो है वो एक NBFC है अगर उसका फाइनेंशियल एसेट जो है वो ज़्यादा है 50% ऑफ द टोटल एसेट एंड फाइनेंशियल इनकम कितनी है, फाइनेंशियल इनकम अगर वो 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम से ज़्यादा है तो हम उसको 50-50 टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और एक है प्रभा पोर्टल। तो ये प्रभा पोर्टल क्या होता है, ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक सेंट्रलाइज वेब बेस्ड पोर्टल है जिसको RBI रन कर रहा है फॉर द वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए, राइट। ये आपके लिए मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है टेबल फॉर्मेट में, इसको आप देख लीजिएगा। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम CBS, इसका जो विकास किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। द सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम CBAS हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा ना कि आप एक साथ बैठे हो और आपके मोबाइल में एक साथ सायरन जैसी आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई और आप उठ के इधर उधर देख रहे हो, लेकिन वो जो अलार्म हो रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी अगर थ्रेट है तो हम पहले ही अपने यूज़र को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। तो ये सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम है CBAS है। तो अभी इसको जॉइंटली जो है डेवलप किया है, वो किया है C.N.D.M.N.A, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। तो C.N.D.M.N.A
MNA इसको मिलकर बनाया। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि कभी कोई साइक्लोन्स आ रहा है, फ्लड आ रहा है, तो जो मिलियंस ऑफ द पीपल ट्राई टू यूज़ द नेटवर्क एट वंस लीडिंग टू नेटवर्क कंजेशन, SMS अलर्ट्स ऑफन गेट डिलेड। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमने SMS दिया तो SMS जो है वो क्यू में पड़ जाता है और डिले हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी को यहाँ पर अपनाया, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में इस तरीके का जो कंजेशन है वो हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये एक इंडिजीनियस स्ट्रेंथ है, मतलब ये भारत में बनाया गया है। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी उत्पाद है, बट इसको डेवलप किया है C.DOT ने, ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल काफ़ी प्ले करेगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है। टेस्टिंग जो है वो पैन इंडिया लेवल पर हो रही है, और अभी रिसेंट में आपने देखा कि 29 अप्रैल को भी ये हुई और लगातार आने वाले टाइम पर भी ये होगी। तो ये जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द टेलीमेटिक्स है, तो वो इसका टेक्नोलॉजिकल लीड है, वही पूरी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर फर्दर जो है ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, और उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। और लैंग्वेज अलर्ट देखोगे तो इंग्लिश, हिंदी, वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस में इस चीज़ को जो है प्रमोट किया जा रहा है। मेन कोर फीचर ये है कि रियल टाइम में जो लोकेशन स्पेसिफिक अलर्ट है वो दिया जाए। सपोज कर लो कि उड़ीसा में एक कोई साइक्लोन आने वाला है, तो इसको हम उड़ीसा के रीजन में ब्रॉडकास्ट कर देंगे ताकि वो लोग अलर्ट हो जाए। केरल में कुछ होने वाला है, तो ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पर आप देखते हैं कई बार इस तरीके के जो डिजास्टर्स हो जाते हैं, तो इनको हम थोड़ा प्रिवेंट, यहाँ पर इनके रिस्क को हम कम तो एटलीस्ट कर सकते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द टेलीमेटिक्स की बात करें तो 1984 में 1984 में जो है इसको बनाया गया था, ओके। और 1984 से ये बेसिकली यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। और ये आपसे पूछा सकता है, और टाइप क्या है, एक ऑटोनोमस टेलीकॉम R&D सेंटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव रोल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो PDF में आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। जियो फेंसिंग क्या होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS क्या है, और जो डॉपलर वेदर रडार DWR जो एक्सपेंशन है वो सब चीज़ें क्या है। तो अगर हम जियो फेंसिंग की बात करें तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये डिफाइन करती है एक वर्चुअल बाउंड्री को। हम अगर अपने रियल वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो उसमें जो एक आपकी वर्चुअल बाउंड्री है वो डिफाइन होती है जियो फेंसिंग के द्वारा। तो जो CBS है ये यूज़ करता है ताकि उसी लोगों को टारगेट कर पाए जो डेंजर जोन में है। ऐसा नहीं कि सबके पास मैसेज हम यहाँ पर भेज दें, ठीक है। हाल ही में समाचारों में रहा सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो डिजिटल फैसिलिटेशन है पोर्ट और जो लॉजिस्टिक ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये सागर सेतु एप्लीकेशन का काफ़ी यूज है। अच्छा, सागर सेतु से आपको नाम से ही पता लगा, सागर मतलब समुंदर और सेतु मतलब एक तरीके से ब्रिज, ठीक है। तो जो डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में उनको ये डायरेक्टली डील करता है। और जो सेतु है वो एक मोबाइल वर्जन है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन NLPM का। इसका बेसिक एम है कि इम्प्रूव करना जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बाय प्रोवाइडिंग द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन वेसल ट्रैकिंग, किसी भी वेसल को ट्रैक करना। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल है NLPM, तो ये एक्ट करेगा एज अ सिंगल विंडो फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, शिपिंग लाइंस में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो सब इसके एक्सेस को लेकर मॉनिटरिंग कर पाएंगे। मिनिस्ट्री यहाँ पर जो मेन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसको हम लोग बोलते हैं MOPSW। तो ये जो लॉन्च है वो है सागर सेतु, जो ये एक एप्लीकेशन है इसको लॉन्च यहाँ पर किया गया नेशनल जो NLPM इसके द्वारा यहाँ पर, ओके। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे फर्दर प्रमोट करना और जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है इसका इस गोल जो है इस गोल को अचीव यहाँ पर करना, ठीक है। फीचर्स इसमें काफ़ी सारे हैं, जो लॉगिन मॉड्यूल है, सर्विस कैटलॉग है, वेसल ट्रैकिंग है, डिजिटल जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ है इसमें। और जो NLP मरीन है उसको लॉन्च किया गया था 2023 में, और इसका जो एप्लीकेशन है वो मार्च 2023 में बेसिकली आ गया था, ठीक है। और जो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ये नोडल मिनिस्ट्री है जो इस चीज़ को डील करती है यहाँ पर। भारत के अगर मेजर पोर्ट्स की बात करोगे तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और लगभग 200 नोटिफाइड माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। अगर हम लार्जेस्ट पोर्ट की बात करें तो GNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये महाराष्ट्र में है और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है भारत का। और अगर आप देखोगे बहुत डीपेस्ट पोर्ट वो है विजाग में, विशाखापट्टनम में।
और जो गंगवरम है ये प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है। और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की बात करेंगे तो एक ऐसा ब्लूप्रिंट है टू ओवरऑल द मैरीटाइम सेक्टर एमिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट को ये टैकल करेगा। और सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था फॉर द पोर्ट लेड डेवलपमेंट एंड कोस्टल कम्युनिटी मॉडर्नाइजेशन के लिए। हाल ही में अभी समाचारों में रहा NHIMP पोर्टल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो NHIMP जो पोर्टल है ये बेसिकली जो इनोवेशंस एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स हैं इनको शेयर करने के लिए, मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में जो नवाचारों को साझा करना, ये इसका बेसिक गोल है। और 10th नेशनल समिट्स जो गुड एंड रेप्लिकेबल जो प्रैक्टिसेस हैं एंड इनोवेशंस हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में, तो ये हुआ है चंडीगढ़ में। और ये 17th कॉमन रिव्यू मिशन था। इसकी रिपोर्ट यहाँ पर जो रिलीज़ है वो ही है। आपसे पूछाएगा कि लॉन्च ईयर क्या है नेशनल हेल्थ मिशन का, तो ये 2013 में हुआ था। और मिनिस्ट्री है यहाँ पर MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि एक तरीके से यूनिवर्सल एक्सेस मिले सभी को एफोर्डेबल एंड द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज का। मॉनिटरिंग किसके थ्रू होती है? जो इनका कॉमन रिव्यू सिस्टम है, कॉमन रिव्यू मिशन है CRM, उसके द्वारा। और NHSRC ये एक नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर है। द टेक्निकल सपोर्ट नोट फॉर द मिनिस्ट्री, इसको 2006 में बनाया गया था न्यू दिल्ली में। इसकी जो पहली सबमिट है, पूछा सकता है कि 9th एडिशन जो है ये पूरी उड़ीसा में हुआ था 2025 में, ठीक है, फरवरी मार्च में। और आप देख लीजिएगा 26 में 10th एडिशन है, ये चंडीगढ़ में है। 17 CRM रिपोर्ट डिसिमिनेशन, ठीक है, ये इसकी की हाईलाइट है। 9th वाला 2025 में पूरी उड़ीसा में था, उससे पहले 8th एडिशन था 2023 में था। तो ये बेसिकली जो है इस बार 25 के बाद में अब 26 में दोबारा से हो रहा है। और इसमें जो है 17 स्टेट यूनियन टेरिटरीज जो है वो यहाँ पर कवर हैं। और ये नवंबर 2025 जो मंथ ऑफ द फील्ड वर्क ये बेसिकली होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो टोटल कॉन्स्टिट्यूटेड हैं वो क्या है, कंप्राइजिंग द पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट कंसल्टेंट्स हैं। तो इन लोगों की जो 17 जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स होती है उसमें ये लोग शामिल यहाँ पर होते हैं। रिसेंटली क्रिकेटर शिखर धवन लॉन्च द फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर HPC। तो अभी हाल ही में जो क्रिकेटर शिखर धवन है उन्होंने अपनी पहली खेल अकादमी द वन स्पोर्ट्स ये कौन से शहर में लॉन्च की है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसको यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। शिखर धवन जो फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर है इनका, इन्होंने ग्वालियर में बनाया हुआ है। और आपसे पूछा सकता है कि ये जो सेंटर है ये कौन से सिटीज़ में? तो ये टीयर टी सिटीज़ जो होते हैं जस्ट लाइक ग्वालियर, तो यहाँ पर है ये बेसिकली, ठीक है। और पार्टनरशिप किसके साथ हुई है? ये पार्टनर विद द SJ अपलिफ्ट फॉर झारखंड T20 लीग, इसके लिए जो है अभी ये JSCA जो ये पार्टनर्स हैं इसके साथ में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करेगा जो है फर्दर आपके एग्जामिनेशंस में। और प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व यहाँ पर क्या है कि ये जो JSCA हैं, SJ अपलिफ्ट सिग्निफाई द ग्रोइंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो PPP मॉडल होता है उसमें क्या होता है ना कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, इन तीनों को मिलाकर ही हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं और जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उनको एक पार्टनरशिप के अंतर्गत इस मॉडल में यहाँ पर रखा जाता है। और जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है इसका यहाँ पर है। आपने देखा होगा कि जो रेलवेज़ हैं इसमें भी PPP मॉडल यूज़ हो रहा है, प्राइवेट वेंडर्स कई सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इस चीज़ को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और जो दावन स्पोर्ट्स है इसके पूछ जाएंगे फाउंडर कौन है? इसका विजन है 1 मिलियन एथलीट्स भारत में जो है हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के लिए ट्रेन करना। तो ये काफ़ी बड़ा विजन इनका यहाँ पर है। श्रीनगर स्थित 15वीं कोर, जिसे चिनार कोर के नाम से भी जाना जाता है, इसके नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC ऑफ द श्रीनगर बेस्ड 15 कॉर्प्स ऑल्सो नोन एज द चिनार कॉर्प्स। तो किसको किया गया है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह। तो लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह, इनको जो चिनार कॉर्प्स ये 15 कॉर्प्स ऑन है, तो इस पर 1 मई को इन्होंने जो है सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल
प्रशांत श्रीवास्तव को, तो इनको इस पोजीशन पर यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। चिनार कॉर्प्स को जो है फॉर्मली डेजिग्नेटेड एज अ एक्सपी कॉर्प्स के नाम से भी जाता है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एंड बैटल हार्डन फॉर्मेशन इन द इंडियन आर्मी। ये श्रीनगर बेस्ड है और जो काउंटर इंसर्जेंसी एंड द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो कश्मीर वैली में होते हैं उसको ये कंडक्ट करती है। 1 मई 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह इनको ये पोजीशन दी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर रहेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस आपके लिए, और ये आप कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये जो टेम्पल्स हैं कहाँ पर हैं, ठीक है। और मैंने लास्ट सेशन में आपसे पूछे थे कि जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में है। वेयर वॉज द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल, तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। कई बार आपके रेलवे एसएससी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 3rd नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, ये कोणार्क उड़ीसा में है। तो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और इसकी पूरी पीडीएफ ऐप में मिल जाएगी, और साथ में करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच गाइज। और अगर आप कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8448169188 पर। आपको कोर्स की जानकारी व्हाट्सएप पर ही मिलेगी, कॉल मत करिएगा। केवल व्हाट्सएप पर ही काम करता है नंबर, कॉलिंग यहाँ पर नहीं हो पाती है क्योंकि कॉल्स बहुत सारी उठाना मुश्किल है। लेकिन आपका मैसेज आता है तो उसको हमारी टीम रिप्लाई करके आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट यहाँ पर हम करेंगे। टेलीग्राम पर जुड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।